नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब संबंधी जानकारी कैसे प्राप्त करें, यह हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है और इसमें हम पुत्र संबंधी बातों पर विचार कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने संतान प्राप्ति के कुछ योगों का अध्ययन किया था। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और संतान प्राप्ति से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। उपपद से सप्तम स्थान जो हो उससे पंचम स्थान, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो उससे पंचम स्थान, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का जो नवांश हो उस नवांश राशि से पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान के स्वामी का नवांशपति जिस राशि में हो उससे पंचम राशि। इन चार स्थानगत राशियों में से यदि किसी राशि में सूर्य, बृहस्पति और राहु तीनों एकत्रित हों तो वैसा जातक बहु संतान वाला होता है। इसी प्रकार यदि इन चारों स्थानों में विषम राशि तो जातक बहुपुत्र वाला होता है। यदि सम राशि हो तो जातक को अल्प पुत्र योग होता है और यदि मिश्रित हो तो मिश्रित फल होता है। अब आइए जानते हैं इस सूत्र के बारे में। थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन समझने का हम प्रयास करते हैं। चार स्थितियां बताई गई हैं, इसमें चार राशियां बताई गई हैं। उपपद से सप्तम स्थान जो हो उससे पंचम स्थान। उपपद क्या है हम जानते हैं। उपपद द्वादशेष जिस स्थान में हो उस स्थान से उतना ही आगे उपपद होता है। जैसे मान लेते हैं द्वादशेष बृहस्पति इस उदाहरण कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो द्वादश भाव से कितना स्थान आगे हुआ? 5, पंचम स्थान में बैठा है। द्वादश भाव से पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव से यहां से पंचम स्थान अर्थात लग्न से अष्टम स्थान, ये उपपद हुआ। द्वादशेष अपने स्थान से पंचम भाव में बैठा हुआ है तो उस पंचम भाव से पंचम स्थान द्वादश भाव का उपपद हुआ। ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं। और उपपद से सप्तम स्थान, उपपद से सप्तम स्थान कौन सा हुआ? धन स्थान, लग्न से द्वितीय भाव और इससे पंचम भाव कहा जा रहा है तो उस सप्तम स्थान से पंचम भाव कौन हुआ? लग्न से छठा भाव। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यदि उपपद से सप्तम स्थान जो हो उससे पंचम स्थान, उपपद यहां से अष्टम स्थान उपपद हुआ, यहां से सप्तम स्थान द्वितीय स्थान हुआ और इसका पंचम स्थान, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें यदि सूर्य, राहु और बृहस्पति तीनों एकत्रित हों तो जातक बहु संतान वाला होता है। इसी प्रकार हम चारों के बारे में जानेंगे कि उपपद से सप्तम स्थान का स्वामी, उपपद हमारा यह निर्धारित हुआ, इससे सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र जिस स्थान में स्थित हो, शुक्र कुंडली में जहां भी बैठा हो उससे पंचम स्थान, वहां भी यदि सूर्य, राहु और बृहस्पति बैठता है तो जातक बहुपुत्र वाला होता है। तीसरा कहा जा रहा है कि उपपद से सप्तम स्थान का जो नवांश हो, उपपद से सप्तम स्थान अर्थात ये वृष राशि कुंडली में जिस नवांश में हो, हम इसका स्पष्ट निकालेंगे भाव स्पष्ट, वो राशि जिस नवांश में हो उस नवांश राशि से पंचम स्थान में यदि सूर्य, राहु और बृहस्पति हो। और अगला चौथा कहा जा रहा है कि उपपद से सप्तम स्थान के स्वामी का नवांशपति, उपपद से सप्तम स्थान स्वामी उदाहरण कुंडली में शुक्र यदि होता है तो शुक्र किस नवांश में है? उस राशि से पंचम स्थान, उसमें यदि राहु, सूर्य और बृहस्पति है। ये चार स्थान बताए गए हैं। इस चार में से किसी भी स्थान में राहु, सूर्य और बृहस्पति तीनों एकत्रित होकर के बैठते हैं तो वैसा जातक बहु संतान वाला होता है। अब कहा जा रहा है कि यदि ये चारों स्थान विषम राशि, विषम राशियां कौन होती हैं?
मेष, मिथुन, और ये सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये विषम राशि है। यदि विषम राशियां हैं तो जातक बहुपुत्र पाला होता है। यदि ये सम राशियां हैं अर्थात वृष है, कर्क है, कन्या है, या वृश्चिक है, मकर है, या मीन है, ये सम राशियां हैं, तो जातक अल्प संतति वाला होता है, अल्प संतान होता है। और यदि मिश्रित है, चारों स्थानों में कुछ सम राशि है, कुछ विषम राशि है, तो उसके रेशियो या प्रोपोर्शन के हिसाब से हम उसका अनुमान करेंगे। तो इन सब बातों का जब हम मिला जुला समुच्चय और कंक्लूजन करते हैं, मिला जुला फलादेश करने की कोशिश करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसके हिसाब से हम उसमें निर्णय अपना देंगे। अगला सूत्र में 4 स्थितियां बताई गई हैं, 4 योग बताए गए हैं। पहला कहा जा रहा है कि यदि सूर्य लग्न में हो और शनि सप्तम भाव में हो, सूर्य यहां पे बैठा हो और शनि सप्तम भाव में बैठा हो, ये पहला योग कहा जा रहा है। दूसरा योग है यदि सूर्य और शनि सप्तम भाव में हो और चंद्रमा दसम भाव में हो तथा बृहस्पति से दृष्ट हो। सूर्य और शनि सप्तम भाव में बैठे हो दोनों, चंद्रमा दसम स्थान में स्थित हो और चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। तीसरा, यदि षष्ठेश, सूर्य और शनि ये तीनों षष्ठ स्थान में हो और चंद्रमा सप्तम भाव में हो तथा बुध से दृष्ट हो। छठे भाव का स्वामी सूर्य और शनि ये तीनों छठे भाव में ही बैठे हों, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो और बुध से दृष्ट हो। अब यह सोचने वाली बात है कि यदि सूर्य छठे भाव में बैठा हो और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो तो बुध सूर्य से कितना दूर रहेगा? मैक्सिमम 28 डिग्री। तो 28 डिग्री रहने से कहां से एक पाद दृष्टि वो डाल सकता है? यदि बुध यहां पे बैठेगा पंचम भाव में तो एक पाद दृष्टि वो सप्तम में बैठे हुए चंद्रमा पर डाल सकता है। तो हम यही कह सकते हैं कि षष्ठेश, सूर्य और शनि यहां छठे भाव में बैठे हों, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो और बुध की तृतीय दृष्टि अर्थात एक पाद दृष्टि 1/4 दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो। यह तीसरी बात है। और चौथा है कि यदि शनि षष्ठ स्थान में हो तथा मंगल चतुर्थ भाव में हो, शनि छठे भाव में और मंगल चतुर्थ भाव में हो, तो इन चारों योगों के रहने से, इन चारों योग में से कोई भी योग यदि कुंडली में बन रहा हो जातक का, तो जातक की स्त्री को संतान नहीं होती है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये प्रथम 3 योग जो हैं, ये प्रथम जो 3 योग कहे गए हैं, इनमें जातक की पत्नी गर्भ धारण कर सकती है, गर्भवती होती है, लेकिन उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। और यदि चतुर्थ योग बन रहा हो तो वैसे जातक की स्त्री गर्भ धारण ही नहीं करती है। अगला सूत्र है यदि पंचम स्थान में शुभ ग्रह बैठा हो अथवा पंचम स्थान शुभ ग्रह से दृष्ट हो अथवा पंचमेश शुभ ग्रह हो, तो ऐसे जातक के 12 प्रकार के पुत्र में से किसी प्रकार का पुत्र अवश्य होता है। पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या पंचम भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो, पंचम स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या पंचमेश शुभ ग्रह हो, पंचम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, तो इसमें से कोई भी योग हो तो जातक को 12 प्रकार के पुत्र में से कोई ना कोई पुत्र अवश्य होता है। मनु ने 12 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया है, जिसमें औरस, क्षत्रज, दत्तक, कानीन, क्रीट, शोहोड़ और इस प्रकार से पौनर्भव, सौद्र, इस प्रकार से 12 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया गया है। तो कहा जा रहा है इस सूत्र में कि यदि इस तरह की स्थिति हो, पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या पंचम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या पंचम में शुभ ग्रह हो, तो जातक को 12 प्रकार के पुत्रों में से कोई ना कोई पुत्र अवश्य होता है। अगला सूत्र है कि लग्न और चंद्रमा में जो बली हो उससे पंचम स्थान यदि बृहस्पति के वर्ग का हो और शुभ राशि भी हो
अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को पुत्र अवश्य होता है। हम देखेंगे कि लग्न और चंद्रमा में कौन बली है, उससे पंचम स्थान जो है वह बृहस्पति के वर्ग का हो, अर्थात धनु या मीन राशि के वर्ग में आता हो। वर्ग कुंडली हम जब बनाते हैं तो या तो वहां पे धनु या मीन राशि बैठी हो पंचम भाव में, और या उसका नवांश सप्तमांश ये सब बृहस्पति वर्ग पे हो तो, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को पुत्र अवश्य होता है। अगर कहा जा रहा है कि यदि पंचम भाव शनि वर्ग का हो, कौन सा पंचम भाव, वही जो पिछले सूत्र में हमने बताया कि लग्न और चंद्रमा में जो बली हो उसका पंचम भाव यदि शनि के वर्ग का हो, अर्थात मकर या कुंभ के वर्ग का हो, और बुध से दृष्ट हो, तो उस भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो, और बृहस्पति मंगल और सूर्य उस भाव को नहीं देख रहे हो, तो जातक को क्षत्रज पुत्र होता है। क्षत्रज पुत्र कौन सा होता है, 12 प्रकार के पुत्रों में क्षत्रज पुत्र हम बोलते हैं कि जैसे कोई नपुंसक की पत्नी है और अपने देवर के द्वारा नियोग करके पुत्र उत्पन्न करती है, तो वह पुत्र उस स्त्री के पति का क्षत्रज पुत्र होता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे योग में वो जातक को क्षत्रज पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के योग से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।